हेलो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ चुके थे। अब यह है 6th वन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, all transition elements except the first and last members of each series exhibit variable oxidation states. This is due to only a small difference of energies between ns and n-1 d orbitals, with the result that both may be used for compound formation. मतलब समझाता हूं इसका। ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा शो करते हैं। रीजन क्या होता है इसका? इनका जो आखिरी ऑर्बिट का s सबशेल है और उससे पहले वाला जो n-1 d सबशेल है, इनकी एनर्जीज में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से जो s लास्ट सबशेल का जो s लास्ट ऑर्बिट का जो s सबशेल है वो और उससे पहले वाला d दोनों ही बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। पहली ट्रांजिशन सीरीज का एक एलिमेंट है टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर होता है 22। अब यदि अपन इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हमेशा 20 हो जाता है। अब उसके बाद 3d में 22 था तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d2। ये हो गया टाइटेनियम का। एक और बताता हूँ, वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23। उसके कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा 23 है तो यहाँ पर 3d3 आ गया। अब मैंने क्या बोला कि आखिरी का s सबशेल ये और आखिरी से पहले वाला 3d दोनों की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे और d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। तो यदि मान लो आखिरी सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 2 वैलेंसी शो करेगा। यदि उस 2 के साथ d का एक इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है तो 3 भी शो कर देगा। 2 के साथ ये दोनों d के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बॉन्डिंग में तो 4 भी शो कर देगा। मतलब ये 2, 3 और 4 सारी वैलेंसी शो कर सकते हैं। वेनेडियम, यदि s के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2, उसके साथ इसका एक 3, यदि इसका एक और तो 4, एक और तो 5, तो ये 2, 3, 4 के साथ 5 भी वैलेंसी शो कर सकता है। आगे समझ में? तो डिफरेंस जो होता है s और उसके पहले वाले ऑर्बिट के d सबशेल में, उसमें कम डिफरेंस होने की वजह से ही ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। द कैटायंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव great tendency to form complexes with several molecules or ions called ligands. इसको ligands पढ़ते हैं। The tendency is due to 2 factors. First factor है, they are of small size and high nuclear
न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड है दे हैव वेकेंट इनर डी ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब समझते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है K4 FeCN6, ये बहुत से एटम्स आपस में जुड़े हैं। ऐसे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन कंपाउंड्स में ये जो ब्रैकेट के अंदर मेटल आती है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का एटम है तो सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ये होता है डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं उसके दो रीजन हैं। पहला, स्मॉल साइज होती है इनकी। ट्रांजिशन एलिमेंट अपन ने पढ़ा था एस से पी ब्लॉक से दोनों से छोटे होते हैं। साइज छोटे होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है। आखिरी ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से अट्रैक्ट होगा? यहाँ से देखो Fe किसके साथ कनेक्टेड है? 6Cn के साथ कनेक्टेड। इस ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ये जुड़ा रहता है, जो भी आयन या मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसको अपन बोलते हैं लिगेंड। ये लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है Cn, ये Cn माइनस आयन्स होते हैं। Cn माइनस आयन के फॉर्म में यहाँ Cn प्रेजेंट होता है। अब यदि अपन Cn माइनस में बॉन्ड बनाएं, देखें कैसे होगा बॉन्ड। कार्बन, ये नाइट्रोजन। कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड बन गया C और N के बीच में। अब यहां हम देखें तो नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8। कार्बन के पास 2 4 6 और 1 7 है। ये किसमें? Cn में। पर आयन तो Cn माइनस है। Cn माइनस आयन है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया हुआ है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है वो ये हो गया, बन गया Cn माइनस आयन। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इधर के भी नाइट्रोजन का भी, कार्बन का भी। लेकिन कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। इसको अपन बोलते हैं लोन पेयर। ये है लोन पेयर। तो जब ये कंपाउंड बनता है तो ये कार्बन अपना क्या करता है, ये जो लोन पेयर है वो ये दे देता है सेंट्रल मेटल एटम, आयरन को दे देता है। अब क्योंकि आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, छोटे साइज का है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने की, तो ये आयरन उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, उसका एक रीजन तो मैंने बता दिया, हाई न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा रीजन है वेकेंट इनर डी ऑर्बिटल्स। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ
तो आयरन ने Cn माइनस आयन से लोन पेयर लिया। अब वो लोन पेयर ले तो रहा है, तो उसको लोन पेयर को रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए उसके पास। तो आयरन के पास या जो डी सबशेल के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास इस तरह के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक एक Cn माइनस से ये लोन पेयर लेता जा रहा है, वो अपने डी ऑर्बिटल्स में रख लेता है, क्योंकि उसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास में बहुत से खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये लोन पेयर्स को ले पाते हैं और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल आयंस have unpaired d electrons which on absorbing visible light can jump from one d orbital to another. Hence, when light falls, certain visible wavelengths are absorbed. The transmitted or reflected light appears colored. Ions having no dd transitions are colorless. Example, Ti3 plus is colored, but Zn2 plus is colorless. मतलब समझते बच्चों इसका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। रीजन क्या होता है इसका? हमने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऐसे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज 3 है। जैसे ही ये आयन लाइट को रिसीव करता है, जैसे ही उसने लाइट को रिसीव करा, तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, एक से दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है एनर्जी रिसीव करके। तो क्या होगा, जब इसने एनर्जी रिसीव करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो उसके साथ लाइट की कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे विजिबल लाइट में 7 कलर्स हैं, उसमें से यदि मान लो इसने कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर अब वो जो लाइट है वो व्हाइट कलर की नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें से एक कलर ये एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब जो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर या ट्रांसमिट होकर निकलेगी, उसमें से एक कलर एब्सेंट है, तो अब वो लाइट का रंग व्हाइट ना होकर कुछ और हो जाएगा। तो ये जो अपना कंपाउंड है अब वो कलर्ड दिखने लगेगा उस एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से, जो अपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में उसने ले ली थी। ठीक है, इसलिए कंपाउंड कलर्ड होते हैं। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जिनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता वो कलरलेस हो जाते हैं। जिनमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते उनमें कलर भी नहीं हो पाता। एग्जाम्पल मैंने लिखा Zn2 प्लस इज कलरलेस। अब देखें कलरलेस क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम। जिंक एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10। अब तुम देख रहे हो D के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब D मैक्सिमम 10 से भरता है, वो तो भर गया। जब D पूरा भर गया तो
फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल थे, वो पूरे पूरे भर गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब ये लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो ये कलर भी शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, Ti3+, टाइटेनियम 3+, Zn2+ आयन यदि अपन लेते हैं, एक बार Zn2+ का तो मैं बता दूं, ये मैंने जिंक का बताया था। Zn2+ आयन यदि लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आखिरी ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तब भी डी के अंदर 10 बचेंगे जिनमें ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं बता रहा था टाइटेनियम का Ti3+, उसका देखें अपन, टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद वाला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 22। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 20 तक का तो सेम, 4s2 तक का, ये 3d, ये हो गया 22, ये हुआ टाइटेनियम। लेकिन अपन को क्या चाहिए, Ti3+। यदि Ti3+ आयन चाहिए, मतलब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बाहर वाला जो ऑर्बिट है 4s, उसमें से 2 चले जाएंगे, ये चले गए, और 3d में से 1 चला गया, इसमें से 1 चला गया, तो इसमें से 1 जाने के बाद क्या बचा यहाँ पे, 3d1। तो अब d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। d के अंदर यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी गेन करने पर जंप कर सकता है हायर, जो जिंक में नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था। इसीलिए ये कलर शो करेगा, जबकि Zn2+ आयन कलर शो नहीं करता। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स show paramagnetism. It arises from the presence of unpaired electrons. Their magnetic moment is given by mu, इसको बोलते हैं mu equal to √n+2 Bm। Bm का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electrons। इसका मतलब बता रहा हूं, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब मैं पहले बता चुका हूं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जब अपन किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, जैसे मान लो ये अपन ने एक ब्लॉक लिया, इसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाता है। लेकिन वो जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर डेवलप होता है वो वीक होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई करी है उसी डायरेक्शन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म होता है, किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जितने भी मैग्नेट होते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अपन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे मान लो एक बार मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हर एक मैग्नेट के जो 2 पोल्स होते हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब किसी आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ, वो पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। इनके बीच का डिस्टेंस मैग्नेट की लेंथ कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ। 2L से अपन उसको डिनोट करते हैं। m इंटू यदि अपन 2L कर दें तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ml, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला 2ml होता है। तो किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो अपन मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में पढ़ते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है जब अपन उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यदि इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ मतलब इसका भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जैसे कि बार मैग्नेट का होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है कि √n n+2, जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी यूनिट होती है bm, विच इज बोर मैग्नेटॉन। जैसे मैं मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूँ। किसका करते हैं अपन? मान लो हम Ti3+ का करते हैं। टाइटेनियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन था, टाइटेनियम एटम का यदि अपन निकालें तो वो था 4s2 3d2। अब यदि अपन Ti3+ आयन लेते हैं, टाइटेनियम का ये टाइटेनियम आयन लेते हैं Ti3+ आयन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। तो 4s में से 2 और इसमें से 1, तो 3d के अंदर कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो d सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला है। अकेला है मतलब अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, तो हम n की जगह पर 1 रख दें तो इसका म्यू निकल आएगा √n की जगह रखा 1 + 2 हो गया 3, तो √3 बोर मैग्नेटॉन आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज हमें निकालना है स्कैंडियम 2+ आयन का। उसके लिए पहले स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 4s2 3d1। अब स्कैंडियम 2+ आयन लिया यदि, मतलब आखिरी के ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आखिरी के ऑर्बिट में से मतलब 4s में से 2 चले गए, तो बचा 3d1, मतलब d के अंदर फिर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, n की जगह पर 1 रख देंगे, म्यू निकल आएगा। आ गया, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बस तुम्हें क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n वो कैलकुलेट करना है और उसको n की जगह पर सब्स्टिट्यूट। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ड्यू टू देयर ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस, they can mutually substitute one another to form alloys। एक एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। एलॉयज तुम जानते हो, जब एक मेटल में दूसरी मेटल मिल जाती है तो उसको अपन एलॉय बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ये सभी छोटी साइज के होते हैं और सबकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ऑलमोस्ट सेम साइज की वजह से ये अपने क्रिस्टल में किसी एक एटम जैसे मान लो क्रिस्टल है जिसमें ए ये कोई मेटल है, उसके एटम्स प्रेजेंट है। कोई एक मेटल एटम है बी, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इसकी साइज और उसकी साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ए अपनी जगह से हटकर बी को अपनी जगह ले सकता है, बी उसकी जगह ले सकता है क्योंकि वो साइज ऑलमोस्ट सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा ए मेटल का क्रिस्टल था उसके अंदर एक बी मेटल का एटम आ गया, मतलब 2 मेटल मिल गई। तो 2 मेटल मिल गई मतलब ये एलॉय बन गया। तो ये एलॉय बना सकते हैं क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दे कैन ट्रैप some of the small size atoms like hydrogen, carbon, etc.
in the vacant spaces forming interstitial compounds. Example iron carbide FeC. ये भी उसी के जैसा है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरी मेटल नहीं आएगी। जैसे ये ए का क्रिस्टल है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है इसमें जो ये खाली जगह तुम्हें दिख रही है उसके बीच में कोई एटम आ जाए, लेकिन ये जो बीच में खाली जगह होती है वो बहुत कम होती है, तो वही एटम आ सकता है जब कुछ छोटी साइज का है। तो ये क्या करते हैं, छोटी साइज के एटम जैसे हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, उनको इन खाली जगहों में ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। They act as catalyst in many reactions. Example, nitrogen plus hydrogen in presence of iron gives ammonia. इसका मतलब समझे, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन धीरे धीरे चलता है। अब जैसे ही तुमने इसमें आयरन डाला तो ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हुआ, क्योंकि अपन ने इसमें आयरन डाला, तो आयरन ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, इसलिए अपन बोलते हैं कि आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये बिहेव करते हैं एज कैटलिस्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट, reactivity. They are unreactive due to high ionization energy. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि छोटी साइज के हैं, छोटी साइज के हैं इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, और क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं इसका मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर नेगेटिव। दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तुमने 11th क्लास में पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ बीच में हाइड्रोजन आता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स आते हैं जैसे जिंक जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। उसके नीचे कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जैसे कॉपर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। जो ऊपर आते हैं उसका मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड में से। जैसे जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, बना देता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव। कॉपर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है इसका मतलब कि वो उससे कम रिएक्टिव है, तो वो HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग। हमने पढ़ा था इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस तरह की मेटल्स में होते हैं। जैसे मेटल्स पजेस करते हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स Mg2+, Ca2+, बिल्कुल उसी तरह से इनके भी आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और यदि ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो फिर ये एक्ट करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के समान बिहेव करते हैं क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ आयंस बनाते हैं। आ गया?